गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 9th कक्षा में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा वर्ण विचार वाला जो टॉपिक है, विषय वस्तु है, वह चल रही है। और वर्ण विचार के अंतर्गत अब तक हमारी 3 से 4 जो कक्षाएं थी, कालांश थे, वो हो चुके हैं। इन कक्षाओं में हमने वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन के कितने भेद होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ जाना। भाग 1 की कक्षा में स्वर के बारे में जाना। भाग 2 की कक्षा में व्यंजन भेद के बारे में जाना कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। फिर प्रयत्न विधि के आधार पर स्वर तंत्रियों में कंपन होने के आधार पर जो भेद होते हैं उनको भी हमने जानने समझने का प्रयास किया। उसके बाद में हमने बच्चों व्यंजन गुच्छ है जिसमें संयुक्त व्यंजन और र के विभिन्न रूप, इनके ऊपर भी हमने चर्चा की। तो भाग 1, 2, 3 और 4 की कक्षा में हमने वर्ण विचार की बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा की है, उनकी जानकारी प्राप्त की। आज बच्चों हमारे जो हिंदी में वर्ण है जिनकी संख्या 44 है, टोटल कितनी संख्या है 44। 11 तो उसमें स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। और ये 44 वर्णों को वर्णमाला के नाम से जाना जाता है, हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। तो इन 44 जो हमारे वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान या उच्चारण स्थल कौन कौन से हैं, वो आज की कक्षा में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आज की कक्षा में हम वर्णों के उच्चारण स्थान जाने या उच्चारण स्थल जाने। यह जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि उच्चारण स्थान कहते किसे हैं, उच्चारण स्थान कहते किसे हैं। तो उच्चारण स्थान की जो परिभाषा है वो मैंने यहाँ पर लिखी है, जिसमें मैंने लिखा है फेफड़ों से, यहाँ पर लिखा गया है फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख के, ध्यान देना परिभाषा में, फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों में, मुख के विभिन्न भाग होते हैं। गला भी होता है जिसे कंठ भी कहते हैं, तालू भी होता है, जीभ भी होती है, होठ भी होते हैं। तो इन ये जो विभिन्न भाग होते हैं उनसे विभिन्न भागों में जीभ का सहारा लेकर, जीभ का क्या लेकर, सहारा लेकर टकराती है, जीभ का सहारा लेकर टकराती है, तो उसे वर्णों का उच्चारण स्थान या वर्णों के उच्चारण स्थल कहे जाता है या कहा जाता है। तो परिभाषा एक बार फिर से समझ लेते हैं कि फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों में जीभ का सहारा लेकर जब टकराती है और उस दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण हो जाता है उन्हें ही क्या कहा जाता है, वर्णों का, स्वर एवं व्यंजनों का या वर्णों का उच्चारण स्थान या उच्चारण स्थल कहते हैं। ये तो हमारी व्याकरण के अकॉर्डिंग परिभाषा थी, लेकिन अब सरल परिभाषा में देखें तो हम कह सकते हैं कि जब हम वर्णों का, चाहे वो हमारे स्वर हो चाहे वो हमारे व्यंजन हो, वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु, श्वास जो है हमारी फेफड़ों से होकर मुख से बाहर आती है और उस दौरान जो वायु का टकराव मुख के विभिन्न अवयवों से या अंगों से होता है,
फेफड़ों से निकलने वाली वायु जब मुख विवर से बाहर आती है तो वह वायु जब जीभ के साथ साथ अन्य अंगों से टकराती है तो उस दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है या जिन ध्वनियों का उच्चारण हो जाता है उन्हें ध्वनियों का या वर्णों का स्वरीय व्यंजनों का उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। तो बच्चों, इसे वर्णों का उच्चारण स्थान या उच्चारण स्थल कहते हैं। अब वर्णों के, जिसमें हमारे टोटल 44 स्वर और व्यंजन आ जाते हैं, उनके कौन कौन से तो उच्चारण स्थल है या उच्चारण अवयव है, वो हम आज ब्लैक बोर्ड की सहायता से जानेंगे। तो ब्लैक बोर्ड पर मैंने बच्चों उच्चारण स्थान या जो स्थल है उनके नाम और आगे उनके वर्ण, जिसमें हमारे स्वर और व्यंजन सारे आ गए हैं, वो लिखे हैं। अब इनकी जो परिभाषा है वो मैं आपको समझा दूंगी। वीडियो को देखने पर आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहला है हमारा कंठ। कंठ का अर्थ होता है बच्चों गला। कंठ शब्द को कंठ भी कहते हैं, कंठे भी कहते हैं या गला भी कहा जाता है। तो प्रथम उच्चारण स्थल या पहला उच्चारण स्थल या स्थान हमारा कंठ है, हमारा गला है। तो वे ध्वनियाँ या वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से होकर जब बाहर आती है तो जीभ के साथ साथ वो गले से टकराती है, उस दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वो हमारी कंठ या कंठे ध्वनियाँ कहलाती है। इसमें ए, आ, अंग, कै, खे, गे, गे, ड़े और है, ये रखी गई है। तो टोटल देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 वर्ण इसके अंतर्गत हमारे आ जाते हैं। कुल 9 हमारे वर्ण जो है जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों हैं वो इसमें आ जाते हैं, तो उन्हें कंठ या कंठे ध्वनियाँ कहा जाता है। तो एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ कि वे ध्वनियाँ या वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से होकर मुख विवर से बाहर आती है तो वह जीभ से टकराने के साथ साथ गले से भी टकराती है, और उस दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण हो जाता है उन्हें कंठे ध्वनियाँ कहा जाता है। इनमें ए, आ, अंग, कै, खे, गे, गे, ड़े और है को रखा गया है। ये हमारी हुई कंठीय या कंठे ध्वनियाँ। दूसरा है तालु। तालु का अर्थ होता है बच्चों तालुआ। हमारे सबके गले में जीभ के ऊपरी भाग पर अंदर की तरफ तालु रहता है, जिसे हम मारवाड़ी में अपनी लोकल भाषा में तालुआ कहते हैं, और इसे शुद्ध हिंदी में तालव्य या तालु कहा जाता है। तो वे ध्वनियाँ या वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीवा हवा जो है फेफड़ों से होकर बाहर आती है और जीवा तालु का स्पर्श करती है, और उस दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें तालु या तालव्य ध्वनियाँ कहा जाता है। इसमें देखो बच्चों, छोटी और बड़ी ई, च वर्ग के पाँचों च, छ, जे, जे, ण, ये और से हम जो हमारा तालव्य से है, तो ये वर्ण इसके अंतर्गत हमारे आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो तालु में भी हमारे टोटल 9 वर्ण आ जाते हैं। तो कंठ के बाद में हमने तालु को समझा। अब हमारा है मुर्दा। मुर्दा का अर्थ होता है मुर्दा या मूर्धन्य, अर्थात जीभ के ऊपर का
जो खुरदरा भाग होता है, मसूड़ों वाला जो भाग होता है वो बहुत ही खुरदरा होता है, उस भाग को मुर्दा या मूर्धन्य कहा जाता है। तो जब हवा फेफड़ों के से होकर मुखविवर से बाहर आती है और जीवा या हमारी जीभ जो है हमारे दांतों के ऊपर का मसूड़ों वाले भाग को स्पर्श करती है, खुरदरे भाग को स्पर्श कर लेती है, तो वहाँ पर उस दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन ध्वनियों को मुर्दा या मूर्धन्य ध्वनियाँ कहा जाता है। इसके अंतर्गत री से ऋषि, टे, ठेठ से ठठेरा, न, ढ से डलियाँ, न, र से रथ और मूर्धन्य स षटकोण वाले को रखा जाता है। टोटल हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी मूर्धन्य ध्वनियाँ है, जिसमें हमारे स्वर और व्यंजन दोनों आ गए हैं। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के ऊपरी दांतों के अंदर जो ऊपर का हिस्सा होता है, मसूड़ों वाला जो खुरदरा भाग होता है, उसे स्पर्श करती है, तो उन ध्वनियों को मूर्धन्य या मुर्दा ध्वनि कहा जाता है। इसमें री से ऋषि, टैवरग, र से रति और षटकोण वाला मूर्धन्य स रखा गया है। फिर नंबर 4 पर है दंते। दंत को दंते या दंत ध्वनि भी कहा जाता है। दंत का अर्थ होता है बच्चों दांत। देखो तत्सम संस्कृत में तो इसे दंत या दंत कहते हैं और इसे तद्भव में ये दांत हो जाता है। तो हमारे मुखविवर में मुख में 32 दांत होते हैं। अब हम इसकी परिभाषा समझते हैं कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हवा जब फेफड़ों से होकर बाहर आती है तो जीवा दांतों को स्पर्श करती है, दांतों को टच करती है, उन्हें छू लेती है, और उस दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वो ध्वनियाँ हमारी दंते ध्वनियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? दंते ध्वनियाँ कहलाती है। इसमें हमारा तैवरग है और लय है और हमारा दंते स है। तय, थे, दे, ध, न, ले और दंते स रखा गया है। टोटल देखते हैं तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 7 इसके अंतर्गत हमारे स्वर और हमारे 7 इसमें व्यंजन आते हैं। इसमें देखो बच्चों स्वर नहीं है, ये ध्यान रखना, दंते में स्वर नहीं है, केवल व्यंजन ही रखे गए हैं। अब हम देखते हैं ओष्ठ। ओष्ठ कहते हैं बच्चों होठों को। किसे कहते हैं? होठों को। संस्कृत में तत्सम में इसे ओष्ठ कहते हैं, हिंदी में इसे होठ कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा देखेंगे। वो ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से होकर जब मुखविवर से बाहर आती है तो जीवा जो है, जो वायु है, वो जीभ से होकर हमारे होठों से टकराती है या जीवा होठों को स्पर्श कर जाती है, छू जाती है, और उस दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें ओष्ठे या ओष्ठ ध्वनि कहा जाता है। इनमें ऊ से छोटा वाला लघु और गुरु ऊ। फिर पैवरक पूरा आ गया है, पै, फै, बै, बै और मैं। तो इसमें पैवरक के 5 और 2 लघु और गुरु ऊ, तो इसमें हमारे टोटल 7 वर्ण आ जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ओष्ठ में हमारे होठों को जब स्पर्श जीवा कर लेती है और उस दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण हो जाता है उन्हें ओष्ठ ध्वनियाँ कहा जाता है और इनकी संख्या 7 होती है। फिर इसके बाद में नासिका। इसके बाद में है नासिका। देखो बच्चों संस्कृत में शब्द है हमारा नासिका। कौन सा शब्द है? नासिका, और हिंदी में इसे नाक कहते हैं। संस्कृत में तो ये तत्सम में तो नासिका होगा और तद्भव में ये नाक कहलाएगा। तो वे ध्वनियाँ
जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु नासिका से होकर निकलती है। हम श्वास अपने नाक से छोड़ते हैं और उस दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें नासिके ध्वनियाँ कहा जाता है, जिसमें हमारे कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग। देखो एक बार मैं लिख देती हूँ। कैवर्ग, कै कबूतर वाला कैवर्ग, इसके 5। फिर इसके बाद में चैवर्ग, चैवर्ग के 5। फिर है टैवर्ग, टैवर्ग के 5। फिर है तैवर्ग, तैवर्ग के 5। फिर है पैवर्ग, पैवर्ग के 5। तो ये जो 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, इन 5 वर्गों का 25 व्यंजनों का अंतिम जो 5वां वर्ण होता है, अंतिम जो 5वां वर्ण होता है वह हमारा नासिके व्यंजन कहलाता है। तो देखो बच्चों, कैवर्ग का कै कै ग ग नहीं 5वां अंतिम व्यंजन है। चैवर्ग का पहले के 4 छोड़ दिए, च च ज ज नहीं तो अंतिम व्यंजन है। टैवर्ग का टे टे डे डे हैं अंतिम व्यंजन है। तैवर्ग का तै तै दे दे ने पहले के 4 छोड़ दिए, 5वां न आ गया। फिर मैवर्ग का प प ब ब मैं पहले के 4 छोड़ दिए, 5वां आ गया है। तो यहाँ पर हमारा कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग, इन 5 वर्गों का अंतिम जो 5वां व्यंजन है वो इसमें आ जाता है और उसका जब उच्चारण होता है तो उसका उच्चारण स्थान नासिके कहलाता है। अब हम देखते हैं 7 नंबर पर कंठ तालु। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से होकर मुँह से बाहर आती है, तो जीभ कंठ के साथ साथ तालवे से, अर्थात हमारे गले के साथ साथ हमारे तालवे से, तालू से भी टकराती है। तो उस दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें कंठ तालु ध्वनि कहा जाता है। इसमें ऐसे डी, ऐसे एनक, लघु और गुरु ए को रखा गया है। फिर है कंठ ओष्ठव। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से होकर मुख विवर से बाहर होती है और जीवा कंठ के साथ साथ होठों से टकरा जाती है और उस दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है तो उन्हें कंठ ओष्ठव ध्वनियाँ कहा जाता है। इसमें लघु और गुरु ओ को रखा गया है। फिर है दंत ओष्ठव। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय जीवा, हवा जो निकलती है, प्राणवायु निकलती है और हमारी जीवा फेफड़ों से होकर प्राणवायु जब बाहर आती है तो जीवा या जो जीव है वो दांतों के साथ होठों से भी टकराती है। तो उस दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वो दंत ओष्ठव ध्वनियाँ कहलाती है। इनमें वैसे वक और फैसे फल वाले को रखा गया है। तो बच्चों, आज की जो हमारी कक्षा संचालित हुई है, हमने उसमें वर्णों के उच्चारण स्थान को समझने का प्रयास किया। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ कि वर्ण का जिनमें स्वर और व्यंजन सभी आ जाते हैं, उनका उच्चारण करने के लिए हम जिन स्थलों का, मुख विवर के जिन स्थलों का प्रयोग करते हैं या जीवा जिन जिन भागों से टकराती है तो उन्हें ही वर्णों का उच्चारण स्थान या उच्चारण स्थल कहते हैं। इनमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंते, ओष्ठे, नासिका, कंठ तालु, कंठे ओष्ठव, दंते ओष्ठव और वतर से आदि को रखा गया है, जिसे हमने अच्छी तरीके से जाना। कंठ यानी गले से उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ, तालु यानी तालवे से जीभ जब स्पर्श करती है उस दौरान उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ, मूर्धा यानी मसूड़ों के ऊपर का स्थान, दंते यानी दांत, ओठ यानी होठों को स्पर्श करती है जीवा और उस दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है, नासिका यानी नाक, कंठ तालु यानी कंठ और गले को, तालवे को स्पर्श करती है, कंठे ओष्ठव यानी कंठ और ओठ और दंते ओष्ठव यानी दोनों होठ और दांतों को स्पर्श करती है। तो इस प्रकार कंठ तालु मूर्धा, दंते ओष्ठे नासिका, वतर से कंठ तालु, दंते ओष्ठे, कंठ तालु,
आदि कई इनके उच्चारण स्थल या उच्चारण स्थान होते हैं जहाँ से वर्णों का उच्चारण होता है। तो इस प्रकार बच्चों आज की कक्षा में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णों के उच्चारण स्थल या उच्चारण स्थल को जानना, उनके ऊपर चर्चा की।